2 जून 2026 पटना का मुसल्लापुर हाट। यही वो इलाका है जहां बिहार के लाखों युवा सरकारी नौकरी का सपना लेकर कोचिंग पढ़ने आते हैं। लेकिन उस रात यहां पढ़ाई नहीं बल्कि हंगामा होने वाला था। अचानक 15 से 20 लोगों की भीड़ एक कोचिंग सेंटर पर हमला कर देती है। पत्थरबाजी शुरू होती है, ऑफिस में तोड़फोड़ होती है और बाहर लगे होर्डिंग्स तहस नहस कर दिए जाते हैं। हमला इतना हिंसक था कि वहां मौजूद एक सिक्योरिटी गार्ड को बुरी तरह पीटा गया और उसे अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। फिर अंधेरे में गोलियों की आवाज गूंजती है, लेकिन कहानी यहीं दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि ये कोई साधारण कोचिंग सेंटर नहीं था। ये था खान सर का कोचिंग सेंटर। वही खान सर जिन्हें आज देश के सबसे लोकप्रिय शिक्षकों में गिना जाता है और जिनके करोड़ों छात्र ऑनलाइन और ऑफलाइन जुड़े हुए हैं। लेकिन कुछ ही दिनों बाद ऐसा मोड़ आया जिसने सबको चौंका दिया। जिस व्यक्ति के कोचिंग सेंटर पर हमला हुआ था उसी पर अटेम्प्ट टू मर्डर और आर्म्स एक्ट जैसी गंभीर धाराएं लगा दी गईं। यानी जो खुद हमला झेल रहा था वही अचानक आरोपी बना दिया गया। और असली कहानी यहीं से शुरू होती है। आखिर उस रात ऐसा क्या हुआ था और खान सर अचानक विवादों के केंद्र में कैसे आ गए? क्योंकि जो वजह आपको दिखाई गई कहानी शायद उससे कहीं ज्यादा बड़ी है। लेकिन अगर हम सिर्फ हमले वाली रात पर ध्यान दें तो तस्वीर अधूरी रह जाएगी, क्योंकि उस घटना के बाद अगले 9 दिनों में जो कुछ हुआ उसने पूरे मामले को और भी रहस्यमय बना दिया। 5 जून को खान सर का नाम FIR में जोड़ दिया गया। उन पर अटेम्प्ट टू मर्डर और आर्म्स एक्ट जैसी गंभीर धाराएं लगा दी गई। उसी हफ्ते बिहार फायर सर्विस की टीम उनके कोचिंग सेंटर पहुंची और फायर सेफ्टी ऑडिट किया। कई कमियां गिनाई गईं और नोटिस जारी किए गए। फिर मीडिया का रुख भी अचानक बदलने लगा। वही चैनल जो कभी खान सर को बड़े मंचों पर बुलाते थे अब उन्हें अलग नजरिए से दिखाने लगे। कुछ जगहों पर उनकी पहचान और नाम को लेकर बहस छेड़ी गई। कुछ रिपोर्ट्स में उन्हें फरार बताया गया तो कहीं यह दावा किया गया कि पुलिस उनकी तलाश कर रही है। इतना ही नहीं, कुछ चैनलों ने उन्हें कोचिंग माफिया तक कहना शुरू कर दिया। इसके अरबों खरबों रुपए का इतने दिनों में इसने जमीनें खरीदी, मकान लिया, कहाँ से आया? ये कोचिंग माफिया है। कहीं उनके कोचिंग संस्थान को लेकर सवाल उठाए गए तो कहीं उनकी संपत्ति और आर्थिक स्थिति पर आरोप लगाए गए। इसकी जमानत नहीं होनी चाहिए। कुछ इंटरव्यूज में तो उनके पुराने नाम, पहचान और निजी जीवन तक को विवाद का विषय बना दिया गया। अरे शुरू में तो नाम इस्लामीर सिंह बताया। मैं सनातन को मानता हूँ, उसके लिए 10-10 किलो राखी बंधवाने का नाटक करना पड़ेगा। ऐसा लग रहा था जैसे अचानक हर तरफ सिर्फ एक ही नाम चर्चा में हो, खान सर। और फिर 7 जून को एक और बड़ा घटनाक्रम हुआ। टीवी एंकर रंजना ओम कश्यप ने दिल्ली हाई कोर्ट में खान सर के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर कर दिया। सिर्फ 9 दिनों के भीतर एक लोकप्रिय शिक्षक को मीडिया के एक हिस्से में आरोपी, फरार और विवादित व्यक्ति के रूप में पेश किया जाने लगा। लेकिन सवाल ये है, क्या सचमुच कहानी इतनी ही सीधी थी? क्या खान सर वास्तव में वही थे जैसा उन्हें दिखाया जा रहा था, या फिर उनकी पूरी यात्रा और उनके काम को समझे बिना किसी निष्कर्ष पर पहुंचना जल्दबाजी होगी? इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। साल 2019 में जब एक छोटे से कमरे से एक YouTube चैनल की शुरुआत हुई थी जिसका नाम था खान GS रिसर्च सेंटर। साल 2019 पटना के एक छोटे से कमरे में एक शिक्षक ने YouTube पर पढ़ाना शुरू किया। न कोई बड़ी टीम, न कोई मीडिया हाउस का सपोर्ट और न ही कोई बड़ा सेटअप, सिर्फ एक कैमरा, एक बोर्ड और पढ़ाने का जुनून। यही थे खान सर। उनका पढ़ाने का अंदाज बिल्कुल अलग था। मुश्किल से मुश्किल विषयों को वे आसान भाषा, मजेदार उदाहरणों और कहानियों के जरिए समझाते थे। धीरे धीरे उनकी लोकप्रियता बढ़ने लगी और फिर देखते ही देखते उनका चैनल देश के सबसे बड़े एजुकेशनल चैनलों में शामिल हो गया। लेकिन खान सर की कहानी सिर्फ YouTube तक सीमित नहीं है। जहां एक तरफ देश के कई कोचिंग संस्थान लाखों रुपए फीस वसूलते हैं, वहीं खान सर कम फीस में वही शिक्षा उपलब्ध कराने का दावा करते हैं जिससे आर्थिक रूप से कमजोर छात्र भी तैयारी कर सकें। यही वजह है कि लाखों छात्र उन्हें सिर्फ शिक्षक नहीं बल्कि उम्मीद के रूप में देखते हैं। हाल के वर्षों में उन्होंने पटना में एक अस्पताल शुरू करने की भी पहल की, जहां कई बुनियादी मेडिकल सेवाएं बेहद कम कीमत पर उपलब्ध कराने का दावा किया गया। दिलचस्प बात यह है कि जब तक ये सब हो रहा था तब तक वही मीडिया चैनल खान सर को अपने कार्यक्रमों में बुलाते थे। उन्हें एक सफल शिक्षक, सोशल वर्कर और युवाओं को प्रेरित करने वाले व्यक्ति के रूप में पेश किया जाता था। तब किसी को उनके नाम, पहचान या निजी जीवन से कोई समस्या नहीं थी। लेकिन अब सवाल फिर वही है, अगर सब कुछ इतना अच्छा चल रहा था तो 2 जून की उस रात आखिर ऐसा क्या हुआ कि पूरा माहौल अचानक बदल गया? क्यों एक शिक्षक जिसकी पहचान पढ़ाने से थी अचानक विवादों और आरोपों के केंद्र में
आ गया। इस सवाल का जवाब समझने के लिए हमें उस रात की घटनाओं को थोड़ा और करीब से देखना होगा, क्योंकि असली विवाद यहीं से शुरू होता है। हमले के बाद खान सर ने दावा किया कि उनके कोचिंग सेंटर के बाहर कई राउंड फायरिंग हुई थी। उन्होंने आरोप लगाया कि इस हमले के पीछे उनके प्रतिद्वंद्वी कोचिंग संस्थान ज्ञान बिंदु GS अकादमी के लोग थे। उनकी शिकायत के आधार पर उस संस्थान के निदेशक रोशन आनंद को गिरफ्तार भी किया गया। लेकिन कहानी का दूसरा पक्ष कुछ और कहता है। रोशन आनंद का दावा था कि उनकी संस्था के छात्रों ने हाल की परीक्षाओं में अच्छा प्रदर्शन किया था और उन्हें जानबूझकर फंसाने की कोशिश की जा रही है। इसी बीच पुलिस की शुरुआती जांच सामने आई। पुलिस ने कहा कि CCTV फुटेज और स्थानीय जांच में उन्हें सीधे तौर पर फायरिंग के स्पष्ट सबूत नहीं मिले। लेकिन अगले ही दिन मामला फिर पलट गया। एक वीडियो सामने आया जिसमें खान सर के 2 सुरक्षा गार्ड हवा में गोली चलाते दिखाई दिए। इसके बाद पुलिस ने दोनों गार्डों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के अनुसार पूछताछ में यह दावा किया गया कि फायरिंग खान सर के कहने पर की गई थी। यहीं से मामला और गंभीर हो गया। दूसरी तरफ खान सर का पक्ष बिल्कुल अलग था। उनका कहना था कि पहले हमला उन पर हुआ, उनके गार्ड को बुरी तरह पीटा गया और जब हालात नियंत्रण से बाहर हो गए तथा पुलिस पहुंचने में देर हुई, तब सुरक्षा गार्डों ने आत्मरक्षा में हवा में गोली चलाई। गार्डों का भी दावा था कि हमलावर लगातार धमकियां दे रहे थे और स्थिति बेहद खतरनाक हो चुकी थी। मिला के मारू, उसके बाद हमला उन्होंने स्टार्ट कर दिया। फिर 5 जून को खान सर का नाम आधिकारिक तौर पर FIR में जोड़ दिया गया, यानी जिस मामले में वे खुद पीड़ित होने का दावा कर रहे थे, उसी मामले में अब वे आरोपी भी बन चुके थे। यह वही पुलिस थी जो शुरुआत में फायरिंग के सबूतों को लेकर अलग बात कह रही थी और अब जांच की दिशा पूरी तरह बदल चुकी थी। ऐसे में एक बड़ा सवाल खड़ा हुआ, आखिर सच क्या है? क्या यह वास्तव में 2 कोचिंग संस्थानों की पुरानी दुश्मनी का मामला था या फिर इसके पीछे कोई और कहानी छिपी हुई थी? क्योंकि कई लोगों को लगने लगा था कि मामला सिर्फ उस रात की हिंसा तक सीमित नहीं है, और अगर ऐसा था तो उसकी शुरुआत 2 जून से नहीं बल्कि उससे लगभग 1 महीने पहले हो चुकी। 3 मई को नीट की परीक्षा आयोजित हुई। देश भर के लाखों छात्र इस परीक्षा में शामिल हुए, लेकिन कुछ ही दिनों बाद पेपर लीक के आरोपों ने पूरे सिस्टम पर सवाल खड़े कर दिए। मामला इतना बढ़ा कि परीक्षा प्रक्रिया, NTA और सरकार की कार्यप्रणाली को लेकर देश भर में बहस शुरू हो गई। इसी दौरान कई शिक्षक और एजुकेशन एक्सपर्ट खुलकर सवाल उठाने लगे और उनमें सबसे मुखर आवाजों में से एक थे खान सर। चोट्टा कहीं का कहता है कि पैसा नहीं लेंगे, तुमको पीटा सब नहीं, ये गनीमत है। उन्होंने लगातार छात्रों की परेशानियों, पेपर लीक और परीक्षा व्यवस्था की खामियों पर बात की। ये एक आतंकवाद से कम घटना है क्या? किसी बच्चे के आप 20-20 लाख बच्चों के भविष्य से खेलिए। उनका कहना था कि सबसे ज्यादा नुकसान उन छात्रों का होता है जो सीमित संसाधनों के बावजूद सालों मेहनत करते हैं। उन्होंने उन परिवारों की कठिनाइयों का भी जिक्र किया जो अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए कर्ज तक लेते हैं। खान सर का तर्क था कि समस्या सिर्फ पेपर पहुंचाने या परीक्षा आयोजित करने की नहीं है, बल्कि उस सिस्टम की है जहां बार बार लीक और गड़बड़ियों के आरोप सामने आते हैं। जब सरकार की तरफ से परीक्षा सुरक्षा को लेकर नई घोषणाएं की गईं, तब भी उन्होंने सवाल उठाए कि असली समस्या की जड़ को संबोधित करना ज्यादा जरूरी है। इसी बीच एक टीवी डिबेट ने पूरे विवाद को नया मोड़ दे दिया। डिबेट के दौरान कुछ एंकरों ने तथाकथित स्टार टीचर्स और YouTube शिक्षकों की भूमिका पर सवाल उठाए। यह बात कई शिक्षकों और छात्रों को पसंद नहीं आई। याद रखना अंजना, शिक्षक के गोद में निर्माण और विनाश दोनों खेलते हैं। इसका इतना हिम्मत हो गया, 2 कौड़ी का बोल दी। कई शिक्षकों ने सार्वजनिक रूप से प्रतिक्रिया दी और मीडिया की भूमिका पर सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि जो संस्थाएं सत्ता से जवाब मांगने की जगह शिक्षकों को निशाना बना रही हैं, वे असली मुद्दे से ध्यान भटका रही हैं। इसी दौरान खान सर ने भी तीखी प्रतिक्रिया दी। उनके बयान वायरल हो गए। अब मामला सिर्फ नीट पेपर लीक या एक कोचिंग सेंटर पर हुए हमले तक सीमित नहीं था, और फिर घटनाओं की एक ऐसी श्रृंखला शुरू हुई जिसने पूरे मामले को और ज्यादा राजनीतिक और विवादास्पद बना दिया। अब जरा तारीखों पर ध्यान दीजिए। 29 मई को खान सर ने एक बड़े टीवी एंकर की खुलकर आलोचना की। फिर 2 जून को उनके कोचिंग सेंटर पर हमला हुआ। उसके बाद 5 जून को उनका नाम FIR में जोड़ दिया गया। उसी सप्ताह नोटिस, जांच और मीडिया कवरेज का सिलसिला तेज हो गया और फिर 7 जून को उनके खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर कर दिया गया। इन घटनाओं को एक साथ जोड़कर देखने वाले लोग सवाल उठाने लगे, क्या यह सब सिर्फ संयोग था? इसी दौरान सोशल मीडिया पर एक और बहस शुरू हो गई। कुछ लोगों ने आरोप लगाया कि खान सर के मामले को धार्मिक पहचान और हिंदू मुस्लिम बहस से जोड़ने की कोशिश की जा रही है। इस पूरे घटनाक्रम को देखने वाले लोगों का कहना था कि एक संदेश देने की कोशिश की जा रही है। संदेश यह कि अगर कोई शिक्षक छात्रों के मुद्दों पर बहुत ज्यादा मुखर होगा तो उसे भी विवादों और आरोपों का सामना करना पड़ सकता है, चाहे इस दावे से कोई सहमत हो या असहमत। लेकिन एक बात साफ दिखाई देती है
अब यह मामला सिर्फ खान सर तक सीमित नहीं रह गया था। यह छात्रों की नाराजगी, शिक्षा व्यवस्था और युवाओं के भविष्य से जुड़ी एक बड़ी बहस का हिस्सा बन चुका था। यह उस पूरे आंदोलन को कमजोर करने की कोशिश थी जो शिक्षा व्यवस्था और पेपर लीक जैसे मुद्दों पर खड़ा हो रहा था।